तो बेटा पिछले दिन हम आपको आदर्श गैस का समीकरण निकालते हैं। तो कैसे एक सामान्य स्थिरांक हटाकर उसकी जगह सार्वत्रिक स्थिरांक लाया गया, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी उस कॉन्सेप्ट में एक मोल गैस लिया गया है और सारा डाटा एनटीपी पे लिया गया है। और मैं पुनः रिपीट करता हूँ, एनटीपी का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और एक वायुमंडलीय दाब 1.013 और ऐसा होगा तो उसे एनटीपी करते हैं। और तब कोई गैस ली जाएगी तो उस गैस के लिए जो स्थिरांक विकसित होगा वो सारी दुनिया के गैसों पे लागू होगा और उसे कहा जाएगा सार्वत्रिक स्थिरांक। और हमने आपको उसका समीकरण 1 मोल का भी दे दिया है और n मोल का भी दे दिया है। तो आपने पढ़ा था कि 1 मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण होगा और अगर मोल अणुओं की संख्या तो n मोल अणुओं के लिए कुछ किसी को डाउट? यहाँ तक लेक्चर पिछले दिन का चला। अब इसके आगे अब हमसे पूछ लिया जाए कि आदर्श गैस समीकरण 1 मोल के लिए लिखो। तो बेटा ये लिखेंगे जब कहेगा 1 मोल के लिए लिखो ये हो गया। तो अब हम यहाँ से आदर्श गैस समीकरण को डेवलप करने जा रहे हैं। तो डेवलप करने से पहले इसका एक और प्रूफ दिखा दें। बोलिए, यदि गैस के मोल अणुओं की संख्या कितनी हो बेटा? यानी if the number of mole molecule of the gases is 1, ठीक है? एक उलट कर लिया है। अच्छा तो चलिए सब हिंदी में ही बोलना। तो एक यानी गैस के मोल अणुओं की संख्या कितनी हो? 1। तो बोलो n for 1 हो गया। तो अब हो गया PV = RT। तो बताओ क्या हम इसे PV/T = R लिख सकते हैं? तो अगर आपसे पूछ दे कि आदर्श गैस समीकरण क्या है तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल के लिए उसके दाब और आयतन का गुणनफल, देखिए आयतन और उसके परम ताप का अनुपात हमेशा नियत रहता है। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम? नो सर। एनटीपी पर किसी भी गैस 1 मोल के लिए उसके दाब व आयतन का गुणनफल उसके दाब व आयतन का गुणनफल तथा परम ताप का अनुपात हमेशा जो किसी क्लास है हमारे के साइन बात है हमेशा नियत रहता है।
दैट्स क्लियर? Yes, sir. अब कोई डाउट? No, sir. तो बेटा हमेशा नियत रखिएगा, ठीक है? Yes, sir. और आपको पता है कि अब आर का नाम है सार्वत्रिक, मतलब ये एक जगह की बात नहीं हो रही है। Yes, sir. चला जाए। Yes, sir. अब आइए, अब हम लोग बताओ दो कंडीशन के लिए बना सकते हैं, तो लिख लिया, दो केस बना दें। जैसे आप यहाँ देखें, ये एक पात्र है, जिस पात्र में P1 ताप पर ली हुई गैस का आयतन V1 और ताप T1 है, ठीक है? Yes, sir. और अब आपने क्या किया, ताप बढ़ाया, Yes, sir. तो बोलो पिस्टन यहाँ से आ गया यहाँ, Yes, sir. अब ताप बढ़ के हो गया P, तो बोलो आयतन बढ़ने की वजह से कुछ Yes, sir. घट गया। और पिछले दिन आपने इसकी कथा खूब डिटेल में सुनी है। Yes, sir. जब ये अणु संकुचित हो गए तो बताओ इनका घर्षण बढ़ गया। Yes, sir. और घर्षण बढ़ गया तो ताप भी बढ़ गया। Yes, sir. तो ताप बढ़ के कितना हो V2. गया? तो बोलो तो सिचुएशन होगी। Yes, sir. और आपका ये रूल कह रहा है कि दाब और आयतन का गुणनफल और परम ताप का अनुपात हमेशा नियत रहता है। तो बोलो दो केस के लिए सूत्र बन जाएगा। Yes, sir. तो इसलिए P1 V1 बटा T1 बराबर V2 V2 बटा T2। कोई दिक्कत? No, sir. ये तो होता है बना दिया। Yes, sir. चलिए, तो अब बेटा जहाँ P1 है प्रारंभिक दाब, V1 है प्रारंभिक आयतन और T1 है प्रारंभिक ताप। ये बोलो याद है सवाल लगा Yes, है sir. केल्विन में। Yes, sir. 70 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो क्या करना है? कैलोरी में 273 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करना। सही है ना? Yes, sir. और अगर कोई डाटा एनटीपी पे है तो एनटीपी वाला डाटा तुम्हें याद रखना चाहिए। Yes, sir. तुम्हें पता है कौन मतलब क्या होता है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलिए, ये नाम की इकाई परिभाषा डिग्री सूत्र तथा आंकिक मान ज्ञात करना। चार चीज आपके डील हो रही है। तो पहले तो परिभाषा ही देख लीजिए, बताइए P गुणे V बटे T को ही ना R कहा गया है। Yes, sir. परिभाषा तो मिली नहीं। दाब और आयतन के गुणनफल और परम ताप के अनुपात को सार्वत्रिक क्लियर? दाब, अब हम इसकी इकाई बनाने जा रहे हैं और मैंने अभी आपको दो इकाई का नाम लिया था। तो पहली इकाई ले रहा हूँ एएसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम सुने हो ना नाम? Yes, sir. और एसआई सिस्टम में ही हम फिजिक्स की सारी सवाल लगाते हैं, इसलिए जब फिजिक्स में लगाना तो यही होने चाहिए। Yes, sir. देखो सामने फिजिक्स लिख दिया, Yes. कंफ्यूजन नहीं होगा। No, sir. So here now I am going to find out the unit of the universal gas constant for physics. Yes. आओ देखो कैसे निकालना है। बताओ, यहाँ देखो, उतारना बाद में और मुंह से बोलो। बोलो, हम जानते हैं कि R बराबर P। बताओ, दाब की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। Yes, sir. आयतन की इकाई केल्विन और टेम्परेचर की इकाई केल्विन। और तुम्हें पता है ना बेटा कि अगर हम n मोल का ले रहे होते तो बोलो ये nRT होता है। Yes, sir. तब बताओ यहाँ
एन बाई यानी पी भी बटा एन टी ना होगा। इसका मतलब यहाँ एन भी है। और एन कौन है तो जान ही रहे हो, मोल रोटेशन ये नहीं। और तुम्हें मोल पढ़ाया गया है भौतिक विज्ञान में, मूल मात्र ये अल्प द्रव्यमान वाली वस्तु को मोल में नापते हैं। मोल की इकाई मोल ही होती है। देखो बेटा इसकी इकाई हो गई मोल, हो गई कि नहीं? अब इसको काट, मीटर स्क्वायर से किया। तो देखो ऊपर का मैदान हो गया न्यूटन मीटर प्रति मोल डिग्री केल्विन। अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। नहीं पढ़े हो? तो न्यूटन मीटर माने जूल। देखो क्या इकाई आती है? जूल पर मोल डिग्री केल्विन। ये कौन सी इकाई है बेटा? एसआई सिस्टम में जो फिजिक्स में यूज होगी। और आपको जानिएगा कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई आपत्ति? क्योंकि जो नीचे से ऊपर ले जाते हैं उस पर माइनस हो जाता है। तो जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन। कोई तकलीफ? तो ये होगी एसआई। जल्दी करो तो सीरियस भी हो सकते हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि बेटा सीजीएस सिस्टम वही हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है? केमिस्ट्री में यूज करते हैं। वो फिजिक्स में जब सवाल लगा ना तो उससे केमिस्ट्री में इससे पूरी कभी टाइम लगेगा और जल्दी। हाँ इन सीरियस कलेक्ट करते थे। बोलो आर इज इक्वल पी भी अपॉन एन टी। बोलो बेटा सीजीएस में हम प्रेशर को, अभी परसों के लेक्चर में मैंने आपको दाब की 9 इकाइयां बताई। तो बेटा हम सीरियस में दाब को वायुमंडलीय दाब में नापते हैं। वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी इकाई हो गई वायुमंडलीय। आयतन को नापेंगे लीटर। इसको नापेंगे लीटर। दिस इज लीटर। बोलो ये कौन हो गया? मोल। आयतन यानी कैसे? देखो इकाई अंतर हो गया। वायुमंडल लीटर पर मोल डिग्री केल्विन आ गया। अब अंग्रेजी में लिख देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीटर पर मोल डिग्री केल्विन। या एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर डिग्री केल्विन। दैट्स क्लियर। दो सवाल कंप्लीट कर लिया। अगला सवाल मैंने पूछा था कि इसका डायमेंशन बताइए। तो चलिए डायमेंशन निकाल लेते हैं। तीसरा सवाल विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए बता यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू जूल पर मोल डिग्री केल्विन। अब बेटा जूल की विमा तो सबको याद है, ml स्क्वायर डी। आपको पता है मोल की कोई डायमेंशन नहीं होती और केल्विन की डायमेंशन थीटा होती है। तो बेटा क्या निकल के आ गया? ml स्क्वायर डी माइनस 2 थीटा पर माइनस 4। ठीक है? अब चलिए अब हम आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के बताते हैं।
अब न्यूमेरिकल में वैल्यू हमने आपको दो बताई थी जो आपने 9 10 में डायरेक्ट पढ़ी थी और यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं और बता भी दिया कि आपको सवाल में नहीं रहेगा, आपको याद रहना चाहिए। आइए देखिए, यहाँ लिख दिया मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू अर्थात आंकिक चला जाए। अब शेख के लिए बात करिएगा, थोड़ा टाइम देखोगे सर आप। अब पहले हम एसआई में बताने हैं जो फिजिक्स में आपको यूज करना है, वहाँ लिखा भी होगा। यस सर। हाँ, कम आवाज आ रही है, यहाँ जरा टाइप होके देखिए, सक्रियता कर दें। कुछ लोग भी वेट कर रहे हैं करने का। इन एसआई करिए। So we know that R is equal to PV by यस। अब ये बराबर 1 मोल ले लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि बेटा एक वायुमंडलीय दाब 1.013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। यस सर। और आयतन आपको पता है 1 मोल का 22.4 मीटर। यस सर। लेकिन हमको तो आयतन की इकाई लीटर में घन मीटर में चाहिए। यस सर। तो लीटर को क्या बनाना होगा? घन मीटर। कैसे बनाएंगे? तो आपको पहला चैप्टर मापन में पैमाना पढ़ाया गया है कि 1 लीटर बराबर 10 to the power minus 3 घन मीटर। ठीक है? यस सर। तो बोलो इतना में हम इतना से मल्टीप्लाई करें तो घन मीटर बदल जाएगा। यस सर। बदल गया। और टेम्परेचर आपको पता ही है 273 डिग्री है। यस सर। अभी कल नहीं कुछ डाटा दिया। यस सर। आप हल करें। तब क्या करोगे भाई? देखो यहाँ ये कट गया। यस। देखो 2.5 10 पे घात 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। यस सर। 2 का मतलब यहाँ आ जाएगा, एक ये यहाँ आ जाएगा। यस सर। तो बोलो 10.13 224 अब ये खत्म हो गया। यस सर। और नीचे आ गया 200 नहीं है। यस सर। बोलो 3 9 27 3 7 21 चौथा है इसको 15 मान के निकटतम में काट दिया। यस सर। अब 13 7 91 बोलो 0 बोलो 13 7 91 बोलो 10 बच गया। यस सर। 103 यस सर। फिर 13 हुआ के 104 होता है। यस सर। आप कहाँ से 12 पढ़े हो? 13 बट 104 होता है। अरे ऐसा ही होता है, मैं तो खाली प्रेशर बना हाथ चले गए। यस सर। बात करें। यस सर। चलिए पहाड़ा याद नहीं है बेटा, आपको पहाड़ा याद कर डालिए। और ये मैं अब आप उनको पहाड़ा के लिए मांगे, ये चीज नहीं है। अब पढ़ लीजिए, जो पढ़ाई के लोग खा खा बैठे बचा रहे हैं ना, तो उससे काम नहीं होगा। अगर आपको साइंस पढ़ना तो अपने को ठीक करना पड़ेगा। और इसमें से ज्यादा लोग ऐसे सुनते हैं, करते नहीं हैं। अब काट लीजिए 7 मंजा 7 मंजा 7। अब देखिए एक बार पीछे चेक कर लीजिए। हमने काटा था 13 7 91, यहाँ काटा था 13 7 91, 10 बचा था। फिर हमने 13 बचा 175। ठीक है। तो यहाँ पर 0.11 हो गया। अब चलिए अब यहाँ पर चेक करिए 11 5 55। ठीक है। और 11 7 77। ये तो डाटा गलत आ रहा है। 11 5 55
ये गलत आ रहा है डाटा, आप कैलकुलेट करिए फिर से। फिर से कैलकुलेट करिए, कहीं गलती हो रही है। यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, पहले 10 पे घात 5 में से 3 निकल गया, 10 पे घात 2 बच गया। तो 2 10 पे घात 2 में एक यहाँ से हटाएंगे, एक यहाँ से। 10.13 इंटू 224 बटा के 273। ठीक है, अब आप इसको हमारे सामने जूल पर मोल डिग्री केल्विन। तो ये तुमको बेटा याद रखना पड़ेगा। कोई हाँ, अब देखो मैं बोला था भाग दिए, तो कई बच्चे भाग ले रहे हैं और इनका उनका वही तक भाग दिया है। तो इससे क्या पता चलता है उनको पूरा भाग में नहीं होगा। तो ये सब प्राइमरी कमजोरियां हैं जो आप ही को ठीक करना है, इसमें दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। तो ये देखो भाग देने के बाद आ गया 8.31 जूल पर मोल डिग्री केल्विन। और यही वैल्यू हम जब फिजिक्स में शला लगा रहे होंगे तो वहाँ पे ये वैल्यू रखाएगा और ये हमें याद रखना होगा। पेपर में आ गया कि एमपीएस सिस्टम में चाहे एसआई सिस्टम में आप सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान कैलकुलेट कीजिए, तो ये रहा करीब। जल्दी करिए, थोड़ी सीरियस में बताइए। गलती होने दिया करिए, गलती से मत करा करिए। देखिए सीटीएस पद्धति में हम जा रहे हैं आपके आंशिक मान की गणना करने। ठीक है, तो आपको पता ही है कि R बराबर होता है अभी आपको कुछ देर पहले मैं इकाई बताया हूँ, तो बताया था कि ताप को हम वायुमंडलीय ताप में मापते हैं। यस सर। और हमारे ऊपर एक वायुमंडलीय ताप लगता है। यस सर। एक हो गया, और एक पूरी का आयतन हमेशा वायुमंडल से होता है। यस सर। और टेम्परेचर 200 डिग्री। अब इसका इकाई अभी यहाँ बताया गया था, एक मास लीटर पर मोल डिग्री केल्विन। अब हम लोग 22.4 में सीधे सीधे 273 का भाग दे दीजिए। यस सर। तो जल्दी मुझे कोई बिना भाग देते दिख गया तो तोड़ देंगे, बता दे रहे हैं। पता नहीं कि
यदि भाग तो हाँ उसके आगे उतना है तो वहाँ भाग में रखा हुआ है ना। हाँ, चलो तब जल्दी करो 0.0121 लीटर वायुमंडल पर मोल डिग्री केल्विन। तो ये सारी बातें चल रही थी आदर्श गैस समीकरण को लेकर और आपने जाना आदर्श गैस समीकरण क्या है और फिर अभी आपने सार्वत्रिक गैस नियतांक के इकाई बीमा आंकिक मान और परिभाषा और अंकित मान निकालने का तरीका बता दिया। किसी को कोई दिक्कत है? कितने लोग को आ गया? पक्का है? अब आइए अब बेटा हम लोग बात करेंगे डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। इस चीज के बारे में आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. बेटा बहुत ही अच्छा बेटे ध्यान से सुनो। डाल्टन क्या कहते हैं? डाल्टन कहते हैं कि यदि किसी पात्र में हम दो या दो से अधिक ऐसी गैसें लें जो आपस में अभिक्रिया न करें। सुना क्या सुनो क्या कहा उन्होंने? अगर किसी पात्र में जैसे ये देखो चित्र बनाया जा रहा है तो मतलब ये कोई सिलेंडर बनाया गया है तो इसका आइडिया होगा कि एक पात्र है। तो कहता है यदि किसी पात्र में दो या दो से अधिक वैसे ली जाए जो आपस में अभिक्रिया। हाँ ये रिस्ट्रिक्शन है। यानी कि अगर हम सवाल लगा रहे हैं तो हम कैसे जानेंगे कि ये आंशिक दाब का ही नियम लगेगा जब उस पात्र में दो या दो से अधिक ऐसी गैसें हो जो आपस में रिएक्ट करें। ठीक है? तो क्या कहता है? अब तुमने पिछले दिन में पढ़ा था
कि कोई भी गैस बिना ताप, बिना आयतन, बिना ताप के कंसीडर नहीं की जा सकती। Yes, sir. Yes, sir. तो जब इस गैस को लोगे तो दोनों को फैल के दबाव डालेगी। Yes, sir. तो अगर मान लो कि A के द्वारा डाला गया था P1, Yes, sir. B के द्वारा डाला गया था Yes, और C के द्वारा डाला गया था P3। तो इन तीनों ने मिलकर इसमें जो दाब डाला, अगर वह लगने वाला कुल दाब कितना हो, तो ये कहते हैं कि यह कुल दाब इन सभी डाले गए दाबों के योग के बराबर होगा। इसी को हम डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहते हैं। समझ में आया? जैसे 3 बच्चे हो, तीनों ने 10-10 रुपया मिला के किसी को दिया, तो बोलो उसके पास कुल कितना जमा हो? 30। अर्थात कुल बराबर इन तीनों द्वारा दिया गया धन का योग। देखो वही तो ये भी कह रहा है। अब ये पैसा ना करके दाब की बात कर रहा है। समझ आ गया? अब नियम को फिर सुनो, जिसको आगे होते हैं। यदि किसी पात्र में 2 या 2 से अधिक गैसें रखी जाए जो आपस में क्रिया न करती हो, तो उन सभी गैसों के द्वारा डाला गया दाब, ठीक है, डाला गया दाब उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। इसी को हम आंशिक दाब का नियम कहते हैं। If the 2 or more than 2 gases are taken in a cylinder and if they are not reactable, मतलब अगर वो आपस में अभिक्रिया ना करें, तो if they are not reactable, तो then the total existed pressure is always equal to the sum of their partial pressure। आरो देखिए बेटा, इसको बोलते हैं। आप बोलो कोई प्रॉब्लम? आगे आप समझ में? फिर बोल रहे हैं, इसके बाद बताओ जल्दी से। यदि किसी पात्र में ऐसी 2 या 2 से अधिक गैसें ली जाएं जो आपस में अभिक्रिया न करें, तो उनके द्वारा डाला गया समस्त दाब उनके अपने अपने आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यस आ गया? यस बताओ। थैंक यू क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, अब तुम लोग पानी मिलाना भूल चुके हो। कौवा भी मिलाना है, एक शर्त बजाना है ताकि उसका साइड इफेक्ट ना हो, अर्थात सीधा प्रभाव हमारे ब्रेन पे पड़े। तो साइड इफेक्ट नहीं, मिला की बजाय करो जिससे तुमको उसका बेनिफिट मिले। That is clear now? Yes sir. What is happening now? मिल गया जब? Yes sir. राइट हो गया? Yes sir. यदि किसी वही लिख रहा हूँ, इसलिए नियम तो therefore according to rule the total exerted pressure यानी डाला गया कुल दाब, सुन के लिख बेटा क्या होगा? तो हमने लिखा है उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो बराबर उनके आंशिक दाबों का योग इज इक्वल टू द सम देयर applied partial pressure। तो देखो कौन कौन डाला गया है, एक है P1, एक है P2, और अगर बताओ 3 है तो P1 + P2 + P3। यदि बताओ अगर 3 से ज्यादा है तो क्यों ना हम कह रहे हैं P1 ले लें? क्या कहना है आपका, ले लिया? तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। आया बच्चों? कोई डाउट? इसको लेके जो काम होता है
तो यानी ये क्या है? The total excited pressure will be always equal to the sum of their applied partial pressure. यानी उस पर डाले गए सभी दाबों के योग के बराबर। ठीक है? तो ये था डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब हम एक और पॉइंट बता दें, विसरण का नियम। तो यहीं पर केमिस्ट्री एंड हो जाएगी, लेकिन अभी फिजिक्स वाला भी पार्ट खत्म नहीं होगा। तो अब वहां से फिजिक्स का और पार्ट स्टार्ट होगा परीक्षा में, यानी आपके कोर्स के हिसाब से केमिस्ट्री यही अंत होने जा रही है लास्ट। हाँ, विसरण के नियम से, और इसके बाद जितना बाकी बता रहा हूँ वो सब फिजिक्स का है। ये सभी फिजिक्स का है, कंफ्यूजन तो नहीं ना? लेकिन अब फिजिक्स में इसके आगे और ऐड होने जा रहा है। Let's play? Yes. So let's see. विसरण। तो चलिए विचार किया जाए, व्हाट इज द डिफ्यूजन? विसरण क्या है? क्या होता है विसरण? तो चलो तुम पहले अनुभव से सीखो। जैसे अभी तुम लोग बैठे हो और अचानक किसी साइड से कोई गंध या दुर्गंध आ जाए, कोई चीज हो सकता है, या तो बहुत अच्छी गंध आ जाए या बहुत खराब गंध आ जाए। तो खराब आ जाए तो नाक सिकोड़ लेते हो, अच्छी आ जाए तो नाके मंगली डाल के फैला देते हैं। यानी कहने का मतलब दैट इज bearable because if the good odor, sweet smell are coming from any side, then you think wow what is smell. अगर कहीं बैड ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर मतलब दुर्गंध, ऑर्डर बोले ODOUR, Yes. ऑर्डर नहीं बोले। If it comes any bad odor from any side, तो आप नाक दबा के भाग जाते हो, पता नहीं कहाँ से आ गया। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये आया क्यों? That is clear? अब यही चीज अपने घर में देखो, अगर गलती से कभी सुबह नहा ली होगी तो अगरबत्ती भी भगवान को दिखाए होगे? नहीं, अब ये वही दिखाया होगा जो गलती से नहा लिया होगा। नहीं तो अभी तो शुरू हो गया होगा प्रैक्टिस ना नहाने वाला। हाँ देखिए, अब जो नहीं नहा रहा है वो अपना पहचान ले रहा है कि हमारे घर में कहा जा रहा है, तो हम लोग उसमें से मतलब वाला लेंगे। जांच नहीं कर रहा हूँ कौन नहाया कौन नहीं, लेकिन थोड़ा सोचो, तुम खुद अपने स्तर पर सोचो कि जिस दिन तुम नहा लेते हो वो दिन दूसरे से जाके जरूर बताते हो आज बड़ी ठंडी लगे, नहाने की मेरी दिक्कत है। ये बता किस लिए जाओ, क्या जब नहाए? और जो नहीं नहा तो बेचारा मुझे आड़े बेचारा खुद हाथ और सिकोड़ रहा है और दूसरे से बता रहा है नहाए में बड़ी दिक्कत है, जब तू नहाया नहीं है। वो उससे प्रमाण ले रहा है कि तू नहीं नहाया वो हम नहाए, जब तू खुद ही नहीं नहाया। इस हंसी में जानते हो मैं तुम्हारे कमरे में माइंड में एक जगह बना रहा हूँ जहाँ वो बैठे थे। तो बेटा हो क्या रहा है, अगर तुम नहा लिए होगे तो देखना नहाने से अगर कोई खुशबूदार यानी बढ़िया साबुन से नहाए होगे तो तुम्हारे शरीर से स्मेल आती है, यानी अच्छी गंध आती है, और ऑलरेडी अगला समझ जाता है नहा लिया है, राइट है। और तुम्हें खुद भी लगता है कि जैसे तुम्हारे बॉडी के सराउंडिंग में कुछ अच्छी चीज हो रही है। You are just realize about this that we are feeling the good. तो ऐसा आपको लगता है, सवाल यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो विचार करें, जब हमने अगरबत्ती जलाई तो वहां से जो धुआं उठ रहा है उस धुएं में गंध की कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा है।
गंध का कंसंट्रेशन हाई है और इसके सराउंडिंग में इसका कंसंट्रेशन लो है। तो ये गैस क्या कर रही है? हाई से कहाँ जा रही है? लो। तो अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर ये जो फ्लो होता जा रहा है, इसी फ्लो को हम लोग इस फिजिकल टर्म में डिफाइन करते हैं, उसका नाम है यानी कि अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर चाहे गैस बहे चाहे द्रव बहे। ठीक है? तो जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो हाई से लो की ओर होने वाले फ्लो को हम लोग क्या नाम देते हैं? देखिए, इसका मतलब साफ हो गया कि अगर आप बैठे हो और आपकी तरफ कोई गंध या दुर्गंध आ रही है, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे सराउंडिंग में उसका कंसंट्रेशन हाई हो गया है और जहां मैं हूं वहां पर लो हो गया है। इसलिए उसका इन्फ्लुएंस यानी फ्लो हाई से लो की ओर आ रहा है और मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो उसको उस लगा हुआ सेंसर रिसीव करके हमको इन्फॉर्म करा रहा है कि हमको ये अच्छा या बुरा। ठीक है? yes, और फिर थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि 10-5 मिनट के बाद वो गंध गायब हो जाएगी। yes, क्यों? जैसे सुबह सुबह नहाए थे तुम्हें खुद का शरीर महक सा हुआ लग रहा था, फिर क्यों गायब हो गया? क्योंकि जब ये फ्लो होता है तो ये फ्लो तब तक होता है जब तक कि दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो। और जैसे ही कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है अब ये डिफ्यूजन होना, तो इसीलिए बाद में तुमको नहीं लगता कि कोई गंध या दुर्गंध आ रही है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास फिर कोई तीसरा आके खड़ा हो जाता है तो उसके पास वो गंध नहीं है, तुम्हारे पास है, तो उसको लगता है वाह क्या सेंट आपने लगाया है, कमरा बहुत अच्छा महक रहा है। और फिर वो 10 मिनट बैठ जाएगा तो फिर उसके साथ ही वही हो जाएगा, यानी फिर वो गंध का उसको महसूस होना। अब दिमाग में चला गया? यानी क्यों महसूस हुआ, क्यों महसूस नहीं हुआ? जब तक लो था तब तक उसको महसूस हो रहा है, क्योंकि तब तक डिफ्यूजन चल रहा था। और जैसे ही इक्वलाइज हो गया डिफ्यूजन होना बंद हो गया, तो उसको भी रियलाइज तो समझ आ गया बेटा? इसी थ्योरी पर आपकी गैस में घर में देखिएगा एक कुकिंग गैस है ना आपके घर? गैस सिलेंडर। अब आपको पता है उसमें एलपीजी भरी हुई है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और उसमें 3 गैसें हैं। एक है मीथेन, दूसरी है ईथेन और तीसरी है प्रोपेन। ये वही है जो कक्षा 10 में आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोएल्केन में। ये है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, और इन्हीं तीनों का ये मिश्रण है। और ये तीनों बड़ी ही ज्वलनशील है। देखा ही होगा गैस का सिलेंडर ऑन करके सलाई मारी भक से करके तो हाईली इन्फ्लेमेबल है। अब अगर ये घर में रिस्क कर जाए तो बताओ घर में तो आग लग जाएगी। तो इसीलिए घर को चैम्बर यानी बम बनाने से रोकने के लिए हम इस गैस के अंदर एथिल मर्केप्टन मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? एथिल मर्केप्टन। देख रहे हैं? C2H5 होल्ड ट्वाइस H2। ये है एथिल मर्केप्टन। इसका काम सिर्फ गंध है, ये जलने में कोई इसका रोल नहीं है। केवल इसी की वजह से आपको घर में गैस लीक हो जाए तो मालूम हो जाता है, तो ये इसके अंदर भी लाई गई है। और बस और सिलेंडर में वो गैस हाई कंसंट्रेशन है और सिलेंडर के बाहर लो है, अब तनिको रिस जाए तो बताओ निकलना चाहिए, क्योंकि हाई से कहाँ जा रहा है? लो। यानी इसका यहाँ से निकल के बाहर आना कौन सी घटना है? इसका मतलब आज से पता चल गया कि कोई भी गंध या दुर्गंध आ जा रही है
तो वो किसकी वजह से आ रही है? और अगर कोई गंध या दुर्गंध पहले लगी कि बाद में उसका सेंस होना बंद हो गया, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज व्हेन द हाई कंसंट्रेशन is when the concentration of the gas is high and the point where you are the concentration is low, so then the gas flow from high to low concentration, so diffusion is going on, and during this period you are taking a sense of that particular smell. But the condition when after the diffusion the concentration of the both places become equalized, right? Yes. Then the flow of gas now is stopped, so we are unable to feel that particular gas in our area. आगे अब आपको समझ Yes, में sir. तो जब तक उसका सांद्रण ज्यादा था और आपके पास कम था, तब तक मिश्रण होता रहा और आप महसूस करते रहे। Yes. और जैसे ही दोनों का ठीक है, Yes. क्या होगा? इक्वलाइज। ठीक है। Yes. अब इस बात को अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे तो कल मैं एक एक्शन के थ्रू दिखाऊंगा और आपको स्याही के द्वारा, किसके द्वारा? स्याही के द्वारा। एक पानी में जहाज तैरा के दिखाऊंगा कि देखो ये डिफ्यूजन का शेप है। Yes. ठीक है। Yes. तो आपको एक रिफिल ले आनी होगी। Yes. रिफिल जिसका स्याही लगाया जा सके, रिफिल है आप लोग के पास? Yes. और पानी के लिए कोई बोतल ले ली, कोई ये ले लिया जाएगा पूरे, और एक पानी की जहाज बना लिया जाएगा। और देखिए हम उसमें न लकड़ी डालेंगे न कुछ डालेंगे, राइट? Yes, sir. और फिर भी वो बिना पेट्रोल के चलेगी। है ना मजेदार बात? Yes. आपको कल देखेंगे इस डेमो को। ठीक है? Yes, sir. अब कोई डाउट है? No, sir. चलिए, तो अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। यानी कि डिफ्यूजन केवल दो में होता है, लिक्विड में और सॉलिड में नहीं होता। Yes, sir. सॉलिड में होता तो ईंटा वहाँ रखा है, वहाँ ढेर ईंटा है, कोई ईंटा ना कोई अपने से चला, ऐसा पॉसिबल है? No, sir. अरे थाली में खाना रखा है, पेट में खाना नहीं है, तुम चलोगे अपने से? ऐसा नहीं। इससे क्या पता चलता है कि diffusion doesn't take place into the solid material. Diffusion always takes place only into the liquid. Yes. ठीक है? Yes, sir. अब कोई तकलीफ? No, sir. हाँ, कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं लेकिन बुद्धि यहाँ काम कर नहीं रही है, तो इसलिए खुश होइए, तो इसका लाभ उठा लीजिए कि आपको वो आ जाए। तो बेटा विसरण में अधिक से कम की ओर जाएगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए। अब कोई पूछ देगा क्यों गंध आई, तो बता देंगे विसरण के कारण। Yes. क्यों गंध आनी बंद हो गई, तो कहेंगे कि जिस समय विसरण के कारण दोनों का सांद्रण बराबर हो गया, उसी समय फ्लो बंद हो गया और गंध आनी बंद हो गई। दैट्स क्लियर? Yes, sir. थैंक यू। अब ये समझिए कि ग्राहम साहब ने विसरण का क्या नियम दिया। तो इस नियम को जानने के लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट देखिए। ये देखिए एक हमारे पास सिलेंडर है 1 लीटर का, Yes. और एक ही लीटर का एक और सिलेंडर। Yes. इसमें हमने हाइड्रोजन गैस भरी है, Yes. बगल वाले में नाइट्रोजन, Yes. और दोनों को एक ही एटमॉस्फेयर में रख दिया। Yes, sir. मतलब एक ही कमरे में रखा तो दोनों को एक ही टेम्परेचर मिलेगा, Yes, sir. एक ही प्रेशर मिलेगा, Yes. वॉल्यूम भी एक ही है। Yes, sir. तो जरा सोचो कि क्या अगर दोनों का सिलेंडर खोल दिया जाए तो क्या दोनों सिलेंडर एक साथ खाली हो जाएंगे या कोई आगे और पीछे? सोच। हाँ बताओ, कल से बोलो। सर एक साथ खाली हो सकता एक साथ खाली हो सकता खाली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। थैंक यू सर। इन्होंने बोल दिया कि एक साथ खाली हो जाएंगे, और कोई कहना चाहे?
हाँ बताओ बेटा। सर जो गैस सिलेंडर पे ज्यादा प्रेशर लगा वो जल गया। बेटा अभी तो सुन रहे हो कि दोनों एक समान पैटर्न लिया गया था और एक कई वायुमंडलीय दाब पर रखा गया था। गैस सिलेंडर के अंदर से जल इतना प्रेशर लगा है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बेटा। देखो इन्होंने अपने दिमाग को अप्लाई किया, दौड़ाया और सोचा कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, एक बात को तो सब लोग कायम होना कि अगर सिलेंडर खोल दे तो अंदर की गैस बाहर निकलेगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सिलेंडर के बाहर, इसलिए खोलते ही गैस बाहर। तो बाकी बच्चे भी देखें, जैसे ये बच्चे गलत से ट्राई कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि इनको फांसी हो जाती है। इन्होंने अपने दिमाग को अप्लाई किया। तो जो लोग बैठे हैं खाली कथा सुनने के लिए, उनके लिए खुला खुला मैसेज है कि जब इसको दौड़ाएंगे तो ये आपके लिए काम करेगा। तो उन्होंने अपने तरफ से दिखा कि नहीं भाई दोनों एक साथ खाली होंगे। इन्होंने कह दिया कि नहीं, जमीन के अंदर प्रेशर ज्यादा लगेगा, वो वाला जल्दी खाली होगा। ठीक है, अपने अपने दिमाग से बात कर ले रहे हैं। लेकिन अब हम देखो काटना चाह रहे हैं इनके प्रिंसिपल को, क्योंकि अभी पिछले दिन नियम पढ़ाया गया था कि अगर आयतन कांस्टेंट रखा जाए तो दाब परम ताप के समानुपाती होता है। तो बोलो हमने तो 1 ही लीटर दोनों में लिया था, आयतन कांस्टेंट हुआ कि नहीं? और हमने कमरे के ताप पे लिया तो ताप तो बढ़ा नहीं कि अंदर का दाब बढ़ जाए। तो बताइए आपका उत्तर का सोचने का तरीका गलत था, क्योंकि आपने नियम को पढ़ा लेकिन नियम को अप्लाई नहीं किया। सही है? और आपने अपने हिसाब से नियम लगाया, एक ही चीज है। इसीलिए जो पढ़ रहे हो जब तक उसे अप्लाई नहीं करोगे, दिमाग को दौड़ाओगे नहीं, वो लिख के इतिहास बन की किताब में पढ़ा रहेगा। तो देखो हमने इनके उत्तर को कैसे गलत काटा। हमने कहा कि बेटा ये वाले सिलेंडर में भी हमने 1 ही लीटर लिया हुआ है हाइड्रोजन गैस, और दूसरे वाले सिलेंडर में हमने 1 ही लीटर लिया है ऑक्सीजन गैस, और दोनों को हमने कमरे के ताप पे रखा है, यानी रूम टेम्परेचर। ठीक है? यस सर। विकास आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। और रूम टेम्परेचर में एक दिन का बता चुका हूँ कि 23 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर माना जाता है। वैसे स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर 27 माना जाता है। वैसी कमरे के ताप पर दोनों में। अब इनका कहना था कि सर जोड़ने के अंदर प्रेशर लगेगा ज्यादा, वो गैस पहले निकल जाएगी। तो मैंने कहा कि बेटा जब आयतन दोनों का समान है तो बताओ आयतन कांस्टेंट होगा। और आपको पिछले दिन गैस नियम में ताप दाब का नियम पढ़ा है क्या? कि अगर आयतन कांस्टेंट हो तो दाब ताप के समानुपाती होता है। तो बोलिए जब ताप बढ़ा ही नहीं, ताप तो सब ऐसे है। तो जब ये कांस्टेंट तो बोलो प्रेशर वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जितना प्रेशर ऑक्सीजन डाल रही है उतने प्रेशर हाइड्रोजन भी डाल रही है। आता बताइए आपके उत्तर सोचना गलत हो गया ना? अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। पहले पढ़िए। यस सर। तो बताइए तो गलत हो गया। तब इस समस्या का समाधान बताया किसने? ग्राहम, जो अपने हेडिंग में लिखा है। उसने क्या कहा कि जो गैस है उस गैस का जो विसरण होगा, यानी कि बाहर जो निकलने की रेट होगी, यानी विसरण की दर, वह उस गैस के घनत्व या अणुभार, क्या बोल रहा है? अणुभार। अगर घनत्व पता है तो घनत्व से, घनत्व नहीं पता है तो अणुभार से के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है ग्राहम के विसरण का नियम। पहले सुनिए, घबराइए नहीं। ग्राहम के विसरण का नियम बोलो, समझ आ रही है? यस सर। तो अब जिसका अणुभार या घनत्व
अधिक रहेगा, Yes, sir. बताओ उसका दर्ज कम हो हो जाएगा, yes, sir. उल्टा चल रहा है। Yes, sir. और जिसका अनुभार कम रहेगा उसका विसरण ज्यादा। अब तुम सब बच्चे जानते हो, पहला चैप्टर पढ़े हो, बताओ हाइड्रोजन का अनुभार 2, ऑक्सीजन का 16 दूना 32 आता है ना? Yes, sir. पहला चैप्टर जहाँ यही से शुरू हुआ, Yes, sir. दिक्कत हो रही है। No, sir. अब तुम समझ रहे थे ना, जब वो चैप्टर चल रहा था तो क्या बोले थे, कम से कम 20-25 तत्वों का अनुभार प्रमाण याद, याद Yes, sir. नहीं तो कोनो सवाल में फंसते रहोगे। Yes, sir. देखो यहाँ यूं Yes, sir. तो तुम में से ज्यादा को क्या करना चाहिए, पहले इस्तेमाल करो, अब तुम क्या करते हो, इस्तेमाल करो और देख लो, ये तो आएगा नहीं है। और तुम में से ज्यादा यही वाले स्टूडेंट्स हैं जो जान जाएंगे, सुन लेंगे, हाँ हो गया काम हो गया, चलो बात खत्म हो गई। जबकि आपको प्रिंसिपल होना चाहिए, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी जब इस्तेमाल कर लिया तो विश्वास कर लो, ऐसा होता है, लेकिन इस्तेमाल करो और फेंक दो, तो इसीलिए वो स्टूडेंट हुआ है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, आओ देखो, सीखो, हंसते भी रहो, सीखो। क्लियर हो गया ना? Yes, sir. तो क्या हमने सीखा बताओ, कि ये जो विसरण की दर है वह अणुभार या घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो देख लो, हाइड्रोजन का अणुभार बहुत कम है, अतः इसका कम है तो बताओ विसरण ज्यादा होगा। Yes, sir. इसका मतलब पहले कितना सिलेंडर खाली होगा, ऑक्सीजन वाला। क्यों होगा पता चल गया? Yes, sir. तो ये बात किसने बताई? ग्राहम ने। हमने, इसलिए ये हुआ ग्राहम का नियम। ये सही बता देते तो कितना नियम हो जाता? सुभाष नियम। ये तो नहीं बता पाए, आप टेंशन नहीं लेने का, फिर मौका आएगा, हाँ चला जाएगा, यानी फिर सुबह होगी, अभी तो सूदी लेने की जरूरत है, नहीं ना? No, sir. क्लियर हो गया बाबू? Yes, sir. डाउट्स? No, sir. हाँ, नहीं रोने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, अब पता चल गया ना? Yes, sir. तो क्या नियम बन गया है बताइए? ग्राहम के विसरण के नियमानुसार विसरण की दर वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो जाएगा? Yes, sir. अब बताइएगा, according to this law, the rate of diffusion is always inversely proportional to the root value, the square value, right? Yes, sir. Of the density of molecular weight of the gases. Yes, sir. तो जब भी ऐसा सवाल रहे कि कौन पहले खाली होगा, तो देख लो किसका अणुभार कम है, किसका अणुभार ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा उसका होगा कम, जिसका होगा कम उसका होगा ज्यादा। बस बता दोगे कौन खाली होगा? Yes, sir. ठीक है सर जी? Yes, sir. अच्छा, अब नियम बता देंगे सब लोग? Yes, sir. बताइए जी, इसे क्या है नियम? ग्राहम बताओ, विसरण की दर को हम डिनोट कर रहे हैं आर माने रेट, Yes, sir. रेट माने दर, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट डी आर एम, या तो डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट। Yes, sir. उतरा रहे हैं? Yes, sir. तो अब बताओ, बराबर करेंगे तो किस स्थिरांक देंगे? Yes, sir. तो यहाँ लिखिए स्थिरांक डी आर एम, चाहो तो इसके दो पार्ट कर सकते हो, आर समानुपाती के बाई अंडर रूट डी, या आर इज इक्वल टू के बाई अंडर रूट डी आर। सही है? Yes, sir. एक शब्द लिखोगे तो यह करना पड़ेगा। Yes. अब बताओ क्या क्रिया कर लें क्या? Yes. तो आर अंडर रूट डी या आर अंडर रूट डी एम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा? Yes, sir. यदि कि इस रूल को बेटा ऐसे भी बोला जा सकता है, विसरण की दर और घनत्व के वर्गमूल का गुणनफल हमेशा नियत रहता है।
या विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल का गुणनफल हमेशा रियल रहेगा। यस, ठीक है। यस सर। तो वो लोग दो गैस के लिए इसी से बना लिया है। यस सर। बताओ, यहाँ लिख दे रहे हैं दो गैसों के लिए, दो भिन्न गैसों के लिए, और टू डिफरेंट गैसेस। बोलो R1 by R2, देख रहे हो? यस सर। देख लो। और जिसको ये डायरेक्ट नहीं बनाने है वो इससे बना ले। R1 under root D1 R2 under root D2 या R1 by R2 D1 by D1। यस सर। या अगर टू हाफ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? R1 by R2 M2 by M1। आ रही है बेटे? यस सर। यहाँ ये पहले गैस के मिश्रण की दर है, यस सर। ये दूसरे एक को मान पहली दूसरी, और ये दूसरी का घनत्व है, ये पहले का। ये दूसरी का अनुपात है, ये पहले का। कोई प्रॉब्लम नो सर। बच्चों का नाम है जिनका डाटा नहीं चढ़ पाया था, जिसमें नहीं आती है। नो सर। सही है? यस सर। ये लिखिए कौन कहते हैं? यस सर। अब हम आपको इस पर एक और सवाल बता दें जो कंपटीशन लेवल में आती है। अभी आपकी ऊपरी बोर्ड में या सीएससी में तो ही पूछ देगा तो रेट बता दीजिए, लेकिन अब उसमें आपको एक सवाल घुमा देता है। कहता है कि अगर 2 सेकंड में विचलित आयतन इतना रहा हो तो बताओ कला के इतना आयतन विचलित होने में कितना समय लगेगा। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, लेकिन न जानकारी हो तो सरल ही चीज कठिन हो जाती है। तो चलो पहले विचरण की दर कहते किसे हैं ये समझ लें, तो ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगी। पहले इतना में कोई डाउट नो सर। तो रेटिंग को विचरण की दर किसे कहते हैं? यस यस। अब देखो जो लोग अभी बेकार कर रहे हैं वो लोग थोड़ा कपड़ा शरीर पे बढ़ा दें, वो दर्शा रहा है कि उनको ठंडी मारी है, पेट में गैस फॉर्म हो रही है, जिसने भी लिया ढका थोड़ा कपड़ा बढ़ा लीजिए, ठंडी आ रही है ना, तो उस हिसाब से आप न ढलेंगे कि ठंडी थोड़ा ढलेगी नहीं, तो उसकी बात मानेंगे तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, समझिए। इसलिए संकेत क्या दे रहा है नेचर उसको श्रद्धा करिए, ठीक है ना। चलिए हमेशा कभी कभी प्रकृति जो है वर्ग के रूप में हो जाती है और हम लोग उसके लिए स्त्री हो जाते हैं। जैसे सुनते हैं ना कि कला का मृत्यु ने चयन कर लिया, यानी मृत्यु ने वर्ण कर लिया, तो मृत्यु नर है, लगता है कि वो मादा है, तो वो नर है, हम लोग उसके लिए स्त्री है। जैसे भक्त भगवान के सामने खड़ा होता है तो अपने को नारी के रूप में दर्शाता है, भगवान पुरुष के रूप में होते हैं। इसलिए समझिए नाम कमने को, ये समझिए बुद्धि को खोलिए। तो वैसे ही प्रकृति भी हमारे लिए वो वर है, हम उसके लिए कन्या रूप में, वो मेरा संरक्षण भी करती है और मेरा मृत्यु भी काज करती है। वो हमको पहले संकेत देती है, जैसे घर में पुरुष स्त्री के लिए कहता है ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे रहो, नहीं करता है, नहीं करती है तो डांटता है या फिर उसको संकेत देता है ये गलत है, ऐसा ही है। वैसे नेचर भी हमारे साथ यही करती है। समझिए, इसी लोग कहती है जानम समझा करो। तो आप नहीं समझे तो क्या करेंगे, जानम में ही आ जाओ। तो ऊपरी तो ऐसे ही आप समझिए, साइंस इज जस्ट ए पॉइंट ऑफ व्यू।
So according to this one, you should always think that everything which are present in your nature, that is the raw material. अब शुद्ध साइंस की बात सीखो। हम सब प्रकृति के लिए कच्चा माल हैं, और प्रकृति हमें से छांट करती है। काट छांट करने के लिए कैसे करती है? जैसे आप करते हो, गरमाया, निखारा, बछोड़ा, छान लिया, करते हो ना। ऐसे नेचर भी कभी वायुमंडलीय वेग बढ़ाकर, कभी दाब घटाकर, कभी टेम्परेचर बढ़ाकर, कभी ह्यूमिडिटी बढ़ाकर, ये क्या करती है? हमको छांटती काटती रहती है। और इसमें सुनते हो ना, फलाने को ठंडी में आप नहीं समझ, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। यस इसीलिए कह रहे हैं साइंस की बात समझो। ये साइंस में हंस के टालो नहीं है, हंस के टालने वाला विषय नहीं है, यहाँ से समझने वाला विषय है। और जब यहाँ से एक्टिवेट नहीं करोगे तो वही यूज करोगे तो, और जबकि साइंस कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यदि आप जान जाओ कि न्यूटन के नियम से ये हुआ तो हमेशा के उसको अपना लो। तुमने क्या किया? अभी घटना घटी, देख लिया, बड़ी मजा आया, फिर यूज किया, फेंक दिया, कल भी कुछ है मतलब। तो यूज एंड थ्रो नहीं है ये, पहले इस्तेमाल करो यानी यूज इट, फर्स्ट यूज इट देन बिलीव ऑन इट। ठीक है? यस सर। तो आइए विचार करते हैं। तो देखें कि विसरण की दर होती क्या है। पकड़ें, देखिए ये कैलेंडर है, और इस कैलेंडर में ये देखो गैस बनी हुई है। अब इस गैस में से जैसे ही आपने पिस्टन हटा दिया, बताओ ये गैस निकलना शुरू हो गई। तो बोलो अब टाइम रन कर रहा है कि नहीं? यस सर। अभी हमने टी बराबर 0 आवर में शुरू किया पढ़ना। यस सर। तो बोलो आफ्टर 1 सेकेंड कुछ गैस निकल गई कि नहीं? यस सर। अब जो गैस निकल गई उसका आयतन मेजर कर लो। मेजर मतलब नाप लो। यस सर। तो इसका मतलब इकाई समय में जितना गैस निकल गया विसरित हो गई, वही थी विसरण की दर। समझ गए जो लोग? यस सर। इकाई समय में विसरित गैस का आयतन, उस गैस की विसरण की दर, यानी द वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज्ड गैसेस within the unit interval of time is called the rate of its diffusion. इकाई समय में गैस के विसरित आयतन को उस गैस का विसरण की दर कहते हैं। याद हो गया? यस। इकाई समय में यस सर। आप देखो कैसे बना सकते हैं। अब मैं यहाँ लिख दिया परिभाषा अकॉर्डिंग टू रुद्र। रुद्र कह रहे हैं परिभाषा अनुसार अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेकिन अपना ही बोल के सुन जाना है, हम सुन ले रहे हैं। तो रुद्र कहीं स्क्रिप्ट में हरिए रिमोट तो है मेरे पास, चले बेटा? यस सर। तो परिभाषा बोलो क्या? विसरित गैस का आयतन, विसरित गैस का आयतन विसरण की दर। जैसे अभी अभी जो बच्चे गए हैं शादी में, मिठाई खा के आए हैं, तो देखे ही होंगे वहाँ बुफे पार्टी लगी थी, और जब रसगुल्ला भरा हुआ था, तो पहले एक थे तो ओरिजिनल लेके खाया, जब उसके दूसरा और देख रहा तो दूसरा और लेके मान लिया। तो ये क्या था? जो चीज ईमानदारी से खवाता है वो धीरे धीरे खवाता है। दूसरा ना जान पाए तो जल्दी से उठाया जाता है। जैसे अभी कई लोग हैं दिख रहे हैं, प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, ऋषभ तो सुबह इतना एनर्जी में भरे थे कि उनको रसगुल्ला ही याद आ रहा, और वही बतिए कर रहे थे कि सर कल सुबह हम ये खाए, वो खाए, वो खाए, है ना भाई? हाँ कुछ लोग और खाए हैं, सबका नहीं पता।
चले अब बात समझ में आ गया? Yes, sir. बेटा वही चीज ले लो, अब जो नहीं खाए वो मुंह पोछ रहे हैं नाक में चलो अब आप लोग बताओ इकाई समय जिसको कहा जाता है वो जाता है बेटा के नीचे। नीचे। तो चलो बेटा समय गया बेटा के नीचे। और ऊपर आ गया गैस का आयतन। ठीक है? Yes, sir. तो बेटा आयतन को डिनोट कर दो भी से Yes, sir. टाइम को टी से। अंदर को पहले से अब बताओ बन गया कि नहीं? Yes, sir. और इकाई भी बन गई। बताओ आयतन नापता है मिलीमीटर में। Yes, sir. और समय Second. सेकंड। तो क्या आ गया बेटा? R बराबर Second. ठीक है? Yes, sir. अब बताओ सूत्र में देखिए हम कैलकुलेट में तो बात बन जाएगी कि नहीं? Yes, sir. तो जब हमको विसरण की दर न पूछ के विसरित आयतन चाहे समय पूछेगा तो बोलो R1 को रिप्लेस कर देंगे। Yes, sir. तो इसलिए R1 की जगह V1 बटा के T1 और V2 बटा के T2 बराबर अंडर रूट D2 बटा के या जल इसका से उपयोग करना है। Yes, sir. हाँ, जब जुकाम के साथ बुखार भी हो तो ये दवाई देना। Yes, sir.